Hello students, I hope you all are doing great. I am Monica Elawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. UGC नेट दिसंबर 2025 के फॉर्म्स ऑलरेडी अवेलेबल हो गए हैं ऑनलाइन एंड यहाँ इस चैनल पे हम साइकोलॉजी पेपर 2 ऑफ UGC नेट की प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ आज से शुरू कर रहे हैं एंड यूनिट वाइज ये टेस्ट सीरीज़ हम यहाँ रखेंगे एंड आई विल एक्सप्लेन यू द आंसर्स देयर एक्सप्लेनेशंस एंड उनके अलावा अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई और इम्पॉर्टेंट टिप्स या एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी वो भी आई एम गोइंग टू शेयर. So let's start with our first unit today for the practice test series. Okay, so first unit is emergence of psychology and today we are going to do the part 1 here. Okay, part 1 का मतलब है कि यहाँ पे हम और भी क्वेश्चंस लाएंगे, नॉट जस्ट कि आज में ये ख़त्म हो जाएगा. इसके अलावा हम और भी क्वेश्चंस करेंगे जितने मेरे को लगेगा कि हाँ कोई एज सच फिक्स काउंट नहीं है, बट हाँ अ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस वी विल प्रैक्टिस हियर, जिससे आपके कुछ एक गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो सके. ओके, सो जो हमारा ये इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी है ये फर्स्ट यूनिट है हमारी. टोटल हमारे पास 10 यूनिट्स हैं एज यू नो एंड इस यूनिट में मेनली हम देखेंगे अबाउट द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न साइकोलॉजी. ओके, और इसके अलावा आपके डिफरेंट पैराडाइम्स ऑफ नॉलेज. ओके, ये ब्रॉड टॉपिक हैं, सब टॉपिक हैं आपके इस यूनिट 1 में, विच इज़ एमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर टुडे. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ इंडियन साइकोलॉजी. इंडियन साइकोलॉजी हमारी किस में आती है? ईस्टर्न साइकोलॉजी में. ओके, एंड जो भी यूरोपियन साइकोलॉजी से रिलेटेड हम बातें करेंगे दे विल बी पार्ट ऑफ वेस्टर्न साइकोलॉजी. सो यहाँ पे ईस्टर्न साइकोलॉजी में इंडियन साइकोलॉजी की बात हो रही है, तो इंडियन साइकोलॉजी में जो मेन गोल है वो क्या है? सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ प्रोपेगेशन या सेल्फ अप्रेजल. तो जो इंडियन साइकोलॉजी है वो मेनली स्पिरिचुअल साइकोलॉजी से डील करती है. ओके, तो स्पिरिचुअल साइकोलॉजी में क्या होता है? टू नो योर सेल्फ. तो उसमें कौन सा इसमें ऑप्शन बन रहा है? सेल्फ रियलाइजेशन. जब हमें सेल्फ रियलाइजेशन होगा तो वहीं से हमारी जो है नोइंग ऑफ सेल्फ की शुरुआत होती है, या नोइंग ऑफ सेल्फ इज लाइक डूइंग द सेल्फ रियलाइजेशन. ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सेल्फ रियलाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. इन इंडियन ट्रेडिशन हायरार्की ऑफ सेल्फ इज. ओके, तो इंडियन ट्रेडिशन जो सेल्फ है, सेल्फ इंडियन ट्रेडिशन या इंडियन साइकोलॉजी के हिसाब से यूनिलेयर है, मल्टी लेयर है, बाई लेयर है, या ऑल ऑफ दीज. अब देखो ऑल ऑफ दीज का स्टेटमेंट तो यहाँ पे कैंसल आउट हो जाता है क्योंकि कोई ना कोई लेयर इनमें से उसमें आएगी. ठीक है, यूनिलेयर का मतलब हो गया 1 लेयर, बाई लेयर का मतलब हो गया 2, एंड 2 से कुछ भी ज़्यादा अगर लेयर हुई, एनी नंबर ऑफ लेयर, तो वो मल्टी लेयर में आ जाएगा. तो इसलिए ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया. ओके, अब जो सेल्फ की हायरार्की है इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग वो है मल्टी लेयर. वाई मल्टी लेयर? क्योंकि यहाँ पे जो लेयर्स होती हैं वो होती हैं टोटल 5. ओके, और इसी को पंचकोश भी कहा जाता है, या इंग्लिश में बोले तो पंचकोशा. ओके, अब ये पंचकोशा क्या है ये हम थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस और भी फ्रेम होके आ सकते हैं. तो ये आपको यहाँ पे एडिशनल नॉलेज थोड़ी सी होनी चाहिए कि पंचकोश कौन से हैं. 5 लेयर्स, और इंडियन भाषा में इसको बोलेंगे 5 कोश, यानी कि
5 कोश, पंचकोशा। ओके, सो पंचकोशा में कौन कौन से होंगे? फर्स्ट होगा आपका अन्नमया कोशा। ओके, ये जो कोसा है, ये इसको बोलते हैं फूड शीथ ऑल्सो। ठीक है, ये जो पहला कोसा है हमारा अन्नमया कोसा, ये रिलेट होता है हमारी फिजिकल बॉडी से, जिसमें कि हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर, हमारी एनाटमी, हमारे बोन्स, ये सब आ गई। ठीक है, तो ये फिजिकल बॉडी से रिलेट करता है। एंड फूड शीथ है, तो इसका जो सस्टेन इसको जो सस्टेन किया जाता है वो किया जाता है बाय द फूड दैट वी ईट। ओके, सो अन्नमया कोशा में मेन चीज क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ फिजिकल बॉडी एंड विच इज सस्टेन्ड बाय द फूड दैट वी ईट। ओके, सो ये हो गया आपका पहला कोसा, फर्स्ट कोसा, अन्नमया कोसा। सेकंड आपका आता है प्राणमया कोसा। प्राणमया कोसा। ओके, अब जैसे इसमें नाम से ही पता चलता है, प्राण आ रहा है इसमें, प्राण। ठीक है, प्राण इज व्हाट? इट इज लाइफ एनर्जी। ठीक है, हिंदी में हम प्राण बोलते हैं ना, तो लाइफ एनर्जी को हम यहाँ पे प्राण बोल रहे हैं। अब ये जो होता है, जैसे इसको फूड शीथ बोलते हैं, इसको वाइटल शीथ बोलते हैं। दिस इज VITAL, वाइटल शीथ। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें हमारा जो बॉडी के फंक्शंस आ जाते हैं, जैसे ब्रीदिंग, जो भी प्राण से रिलेटेड होते हैं ना, बॉडी फंक्शंस इंक्लूड होते हैं इसमें। जैसे कि ब्रीदिंग, सर्कुलेशन आ गया, एंड मेटाबॉलिज्म। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे हमारे दो हमने देख ली हैं लेयर्स पंचकोशा की। थर्ड देखते हैं कौन सी है। थर्ड है आपकी मनोमाया, मनोमया कोशा। ओके, अब जैसे नाम से पता चल रहा है, मनो का मतलब क्या हो गया? रिलेटेड टू माइंड। ठीक है, तो ये कौन सी शीत हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी मेंटल शीत। एंड इसमें आपके माइंड रिलेटेड फंक्शंस आएंगे। ओके, तो इसमें क्या क्या आएगा माइंड रिलेटेड? जैसे कि आपके थॉट्स हुए, इमोशंस हुए, है ना, थॉट्स आ गए, इमोशंस, परसेप्शंस, मेमोरी, ये सब आ गया इसमें। फोर्थ कौन सा हुआ? विज्ञानमया कोशा। ओके, अब विज्ञान से पता चल रहा है क्या हो गया? विज्ञान का मतलब कुछ इंटेलेक्चुअल चीज है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम इंटेलेक्चुअल शीथ। ये जो ब्रैकेट में नाम लिख रहे हैं हम, ये लिख रहे हैं हम इंग्लिश नेम्स, और ये जो नाम है ये हमारे इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से जो ओरिजिनल नेम्स हैं, मनोमया, विज्ञानमया, वो नेम्स हैं। ओके, सो यहाँ पे इसमें कौन कौन से फंक्शंस आ जाएंगे? जैसे इसमें आ जाएंगे बेसिकली ब्रेन के फंक्शन, जैसे हमारी इंटेलेक्चुअलिटी है, रीजनिंग है, कॉग्निटिव फंक्शंस हैं हायर लेवल के, तो वो सब आ जाएगा। इमोशंस वगैरह जो रहेंगे, थॉट्स रहेंगे, वो रहेंगे आपके माइंड रिलेटेड मनोमया में। विज्ञानमया में आपके आ जाएंगे इंटेलेक्ट, रीजनिंग,
and higher level of cognitive functions. Okay, and last fifth is आनंदमया कोसा. अब ये भी नाम से पता चल रहा है, आनंद का मतलब एकदम ब्लिसफुल स्टेट जो होती है. ठीक है, तो इसको बोल देंगे ब्लिस शीत. अब यही एक ऐसा एस्पेक्ट होता है जो कि इंडियन साइकोलॉजी को डिफ्रेंशिएट करता है, हमारी वैसे इंडियन साइकोलॉजी को डिफ्रेंशिएट करता है फ्रॉम दिस वेस्टर्न साइकोलॉजी, जहाँ पे कि प्योर कॉन्शियसनेस ब्लिसफुलनेस की बात की गई है. ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्लिस शीट आएगी एंड इसमें क्या आ जाता है, प्योर कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल साइड जो है वो आ जाती है, एंड ब्लिसफुल स्टेट. इस स्टेट में क्या होता है, ये दिस स्टेट इज नॉट कनेक्टेड विद बॉडी और माइंड. ठीक है, यहाँ पे एक ऐसी अवस्था जहाँ पे हम अपने बॉडी या माइंड से कनेक्ट नहीं होते, बिल्कुल एकदम ब्लिसफुल स्टेट में होते हैं. ठीक है, तो वो एक प्योर कॉन्शियसनेस की स्टेट होती है विच इज आनंदमया कोसा. ओके, तो आई होप ये पांचों कोर्स आपको समझ आए हैं. तो ये याद रखना है कि इंडियन ट्रेडिशन हायरार्की की बात जब होती है, सेल्फ को जो है 5 लेयर में डिवाइड किया गया है इंडियन ट्रेडिशन में, और उनको या तो 5 लेयर बोल दो या पंचकोसा बोल दो. पंचकोसा हमारा ट्रेडिशनल इंडियन नेम है, लेयर्स इज इंग्लिश वर्ड फॉर दिस. तो 5 पंचकोसा कौन कौन से हो गए, अन्नमया जिसमें कि हमारी फिजिकल बॉडी आ जाती है, जिसको कि न्यूट्रिशन मिलता है थ्रू फूड. दूसरा आ जाता है हमारा प्राणमय, यानी कि लाइफ एनर्जी, जो कि हमारी बॉडी को कहाँ से प्राण, वाइटलिटी, एनर्जी कहाँ से मिलती है जीने के लिए, वो मिलती है थ्रू ब्रीदिंग, सर्कुलेशन एंड और मेटाबॉलिक फंक्शंस. फिर आ जाता है मनोमय, यानी कि विच इज रिलेटेड टू माइंड, जिसमें कि हमारे थॉट्स, इमोशंस, परसेप्शन ये सब आते हैं. फिर आता है विज्ञानमय कोसा, जिसमें कि इंटेलेक्ट, रीजनिंग, हायर कॉग्निटिव फंक्शंस वो सब आ जाते हैं, जिसमें हमारी रीजनिंग कैपेबिलिटीज होती हैं. लास्ट कोसा आता है आनंदमय कोसा, जो कि ब्लिसफुल स्टेट होती है, प्योर कॉन्शियसनेस की स्टेट होती है. ओके, सो आई होप ये पांचों कोर्स आपको क्लियर है, एंड इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसे बन के आता है तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. ओके, so next question is Bhagavad Gita emphasizes the importance of what? Emotional intelligence, visual spatial intelligence, naturalistic intelligence या spatial intelligence. अब ये जे एज एन इंडियन ये चीज़ आपको पता ही होगी कि भगवत गीता जो है श्री कृष्ण ने दी थी अर्जुन को, जब वो उनका मन विचलित हो रहा था युद्ध भूमि में. तो मन विचलित हो रहा था यानी कि वो इमोशनली अनस्टेबल हो रहे थे. तो इमोशनल इंटेलिजेंस को जो है ये एम्फेसिस दिया गया है इन भगवत गीता. ठीक है, तो आई होप दिस कुड बी वेरी एक्सप्लेनेटरी ऑलरेडी. नेक्स्ट, ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निर्वाणा एज पर बुद्धिस्ट फिलोसफी? बुद्धिस्ट फिलोसफी में निर्वाणा का मतलब क्या है? ट्रांसेंडिंग टू हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि हम कॉन्शियसनेस की बिल्कुल हायर स्टेज पे पहुंच जाएं, वो मतलब है बुद्धिस्ट फिलोसफी में निर्वाणा का. या टोटल सेसेशन ऑफ डिससेटिस्फैक्शन एंड सफरिंग, कि हम जो भी सफ़र करते हैं या हम असंतुष्टि जो है हमारी लाइफ में वो सब मिट जाए हमारी लाइफ से. या टू हैव हेल्दी एंड वर्चुअस लाइफ, एक बहुत ही हेल्दी और गुणों से भरी हुई लाइफ हमारी हो. या गेनिंग नॉलेज और विजडम, या हम बहुत बुद्धिमान बने. निर्वाणा का अर्थ इसमें क्या है? सो इसमें निर्वाणा का मतलब होता है कि किसी भी चीज से जो है
मुक्ति पाना एक तरीके से, ठीक है। तो निर्वाणा का मतलब इसमें आएगा टोटल सेसेशन ऑफ डिससेटिस्फैक्शन एंड सफरिंग, ठीक है, कि सफरिंग और डिससेटिस्फैक्शन से छुटकारा पाना, ठीक है। तो ये आंसर होगा। अब अगर ये तो हो गया इंग्लिश की फॉर्म में, अब अगर हम इसको बुद्धिज्म की फॉर्म में अगर बात करें तो बुद्धिज्म में, बुद्धिस्ट फिलॉसफी में इसको जो नाम दिया गया है एग्जैक्टली वो नाम हम देखते हैं कि सफरिंग को बुद्धिस्ट फिलॉसफी में बोला गया है दुख, या दुख आप लिख सकते हैं इंग्लिश में लिखें तो। और ये जो सेसेशन है यानी कि इनसे निर्वाण पाना, इस चीज को सेसेशन ऑफ सफरिंग को जो नाम दिया गया है, सेसेशन ऑफ सफरिंग को नाम दिया गया है दुख निरोध, दुख निरोधा, ठीक है। तो ये वर्ड्स आप याद रखना कि अगर वैसे भी आ जाए कहीं पे सफरिंग की जगह दुख लिखा आ जाए तो आपको वो क्लिक करना है। एंड सेसेशन का मतलब हो जाएगा निरोध, तो दुख का निरोध, तो दुखा निरोधा जो है उनकी निर्वाणा का मतलब है। तो एक तरीके से निर्वाणा का मतलब बुद्धिस्ट लैंग्वेज में ही क्या होगा, दुखा निरोधा, ठीक है। अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाए कहीं तो ये क्लिक करना है आपको। I hope it is clear. Let's move on to next question now. Okay. So who among the following psychologists found that Buddhist teachings have potential for transformation and healing? अब कि कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे इनमें से जिनको, जिन्हों का मानना था या जिन्होंने ये चीज पता लगाई थी या जो बहुत इंस्पायर्ड थे बुद्धिस्ट टीचिंग से, और उनका भी ये मानना था कि बुद्धिस्ट टीचिंग्स के अंदर वो पोटेंशियल, वो पावर है कि इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है एंड हीलिंग की जा सकती है। तो उनमें से कौन से थे, लियोन फेस्टिंगर, एल्फ्रेड एडलर, एरिक फ्रॉम या कारेन हॉर्नेय? तो इसका आंसर है एरिक फ्रॉम। अब कुछ ऐसे वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट थे जो बुद्धिस्ट टीचिंग से, उनकी माइंडफुलनेस की टीचिंग से, इन चीज़ों से काफ़ी प्रभावित थे एंड वो उन चीज़ों को सही ठहराते थे एंड कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी स्टडीज़ में, अपनी थेरेपीज़ में उनको जो है इंक्लूड किया, ठीक। तो ऐसे और भी कई नेम है, वो हम आने वाले क्लास में देखेंगे। आज के लिए एरिक फ्रॉम आप याद रख सकते हैं कि एरिक फ्रॉम जो है उनका जो मेन मानना था वो था हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो कौन से वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये माना कि इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन एंड हीलिंग में बुद्धिस्ट टीचिंग का रोल हो सकता है, वो है आपके एरिक फ्रॉम, ठीक है। तो इसको अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप याद करने के लिए कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे फ्रॉम यहाँ पे आ रहा है, फ्रॉम का ही कुछ डिस्टॉर्टेड सा वर्जन फॉर्म यहाँ पे आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप याद करने के लिए ट्रिक आजमा सकते हैं यहाँ पे। एंड हीलिंग, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कुछ ऐसा मिलता जुलता सा साउंड आपको यहाँ पे दिखेगा, तो उसके हिसाब से आप इसको याद कर सकते हैं अगर, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड और भी नेम्स आएंगे वो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, so this is last question for today. Who wrote Buddhist Manual of Psychological Ethics? Okay, so ये एक बुक का नाम कह सकते हैं आप, बुद्धिस्ट मैनुअल ऑफ साइकोलॉजिकल एथिक्स। ये किसने लिखी? अब जैसे नाम से तो लग रहा है कि बुद्धिस्ट मैनुअल है तो शायद किसी इंडियन ने लिखी होगी, है ना। लेकिन इसके ऑप्शन में तो हमें कोई इंडियन लग नहीं रहा है। रिस डेविस है, कार्ल रॉजर्स है, एरिक फ्रॉम है एंड डीटी सुजुकी है, ठीक। तो अब इसमें इसका जो आंसर है वो हमें इसमें से ही देखना है, तो इसका आंसर है रिस डेविस। अब रिस डेविस कौन थे, हमें इसके बारे में थोड़ा सा एक बैकग्राउंड ले लेते हैं, क्योंकि इसकी जगह कोई और ऑप्शन भी आ सकता है तो आप हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ। रिस डेविस एक्चुअली हिस्ट्री में अगर आप देखें तो रिस डेविस नाम के एक तो थे थॉमस विलियम्स रिस,
सॉरी, इट इज नॉट डेविस, इट इज डेविड्स। ये स्पेलिंग गलत हो गई है, आप इसको ठीक कर लें, डेविड्स। ओके, रिस डेविड्स। अब ये थे रिस डेविड्स, ये पाली लैंग्वेज, अच्छा, जो बुद्धिज्म में जो लैंग्वेज है वो फॉलो की जाती है, पाली लैंग्वेज। ओके, दिस यू शुड नो। ओके, तो ये जो थे ये पाली लैंग्वेज के एक स्कॉलर थे, एंड इनकी वाइफ थी कैरोलिना ऑगस्टा फॉले। बहुत लंबा नाम है ये, इतना लंबा नाम आप नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, लेकिन आप ये थोड़ी सी हिस्ट्री समझो ताकि आपको ये याद रहे, ठीक है। रिस डेविड्स। अब ये देखो, दोनों के नाम में, ये हस्बैंड है ये वाइफ, ये हस्बैंड है ये वाइफ है, दोनों के नाम में रिस डेविड्स आ रहा है, ठीक है। अगर खाली रिस डेविड्स लिखा है तो आप ऑफ कोर्स इसी को क्लिक करेंगे, लेकिन सपोज करो कुछ TW रिस डेविड्स करके यहाँ लिखा होता और यहाँ पे CAF रिस डेविड्स लिखा होता तो कंफ्यूजन हो सकती थी, ठीक है। आप रिस डेविड्स नाम याद कर सकते हैं, लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शन दिए होते तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि इनमें से कौन सा है। तो ये थॉमस रिस डेविड जो थे, जो हस्बैंड थे, ये पाली लैंग्वेज के स्कॉलर थे, एंड कैरोलिना को भी लैंग्वेज आती थी, एंड ये इनकी एक तरीके से इनको फॉलो भी करती थी, तो इनके अंडर स्टडी भी करती थी अपने हस्बैंड के गाइडेंस के अंडर। तो इन्होंने, और ये एक ट्रांसलेटर भी थी, ठीक है। ये इनको भी पाली लैंग्वेज की बहुत अच्छी नॉलेज थी, तो इन्होंने क्या किया था, एक पाली टेक्स्ट था, ठीक है, पाली लैंग्वेज में एक टेक्स्ट था जिसका नाम था धम्मा संगणी। ओके, इस पाली टेक्स्ट धम्मा संगणी को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, एंड उसका नाम पड़ा बुद्ध, या इन्होंने उसका नाम दिया बुद्धिस्ट मैनुअल ऑफ साइकोलॉजिकल एथिक्स, ठीक है, बुद्धिस्ट मैनुअल ऑफ साइकोलॉजिकल एथिक्स। ओके, तो अब यहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली है। पहली बात तो, अगर ये क्वेश्चन एज इट इज आया जैसा स्लाइड में दिख रहा है तो इसका आंसर है ऑफकोर्स रिस डेविड्स। अगर इस क्वेश्चन के आपको ऑप्शंस में रिस डेविड्स नाम से 2 ऑप्शन मिल रहे हैं तो उसमें से आपको कौन सा चुनना है, जो उनकी वाइफ थी, ठीक है। ये फीमेल रिस डेविड्स ने ये क्या था, और ये क्या था, ये ट्रांसलेशन था। एक क्वेश्चन इसमें से और बन सकता है कि बुद्धिस्ट मैनुअल ऑफ साइकोलॉजिकल एथिक्स ये किसका ट्रांसलेशन था, धम्मा संगणी का, विच वॉज इन पाली लैंग्वेज, ठीक है। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि सीधा सीधा ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि ट्रू और फॉल्स में आ सकता है कि बुद्धिस्ट मैनुअल ऑफ साइकोलॉजिकल एथिक्स वॉज एन ओरिजिनल टेक्स्ट और अ ट्रांसलेटेड टेक्स्ट, ठीक है। तो उसमें आप लिखेंगे इट इज अ ट्रांसलेटेड टेक्स्ट, ठीक। तो ये इंग्लिश ट्रांसलेशन थी, तो ये आई होप आपको यहाँ पे समझ आए, इंग्लिश ट्रांसलेशन है ये इसकी, ये ओरिजिनल वर्क नहीं है, ये ट्रांसलेटेड वर्क है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ है यहाँ पे, एंड आज के लिए यही क्वेश्चंस इनफ है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एंड इनको अच्छे से पढ़ना, एंड इनमें अगर आप और डिटेल इंक्लूड कर सकते हैं और इनको डिटेल में जान सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये आपको एक फाउंडेशन देंगे ये क्वेश्चन, कि इसमें आज हमने थोड़े से ईस्टर्न साइकोलॉजी से रिलेटेड किए हैं क्वेश्चंस, है ना, और अभी थोड़ा सा और करेंगे ईस्टर्न साइकोलॉजी के, देन हम वेस्टर्न साइकोलॉजी पे जाएंगे, ठीक। और कुछ क्वेश्चंस वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट के भी थे, क्यों, क्योंकि वो भी बुद्धिज्म से यानी कि ईस्टर्न साइकोलॉजी से इंस्पायर्ड थे, और उन चीज़ों को उन्होंने अपनी साइकोलॉजी के फील्ड में भी इंक्लूड किया। तो आई होप ये आपको समझ आया है। टेक इट एज अ फाउंडेशन एंड मेक योर ओन नोट्स, एड सम पॉइंट ऑफ योर्स ऑल्सो, एंड नेक्स्ट क्लास में मैं मिलती हूँ विद
फर्दर क्वेश्चंस एंड उसको हम ऐसे डिस्कस करेंगे. एंड इफ यू हैव some other suggestions or some other um, uh, thing that you want me to explain any topic or something like that for UGC नेट एग्जाम, तो वो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं. ओके, सो कीप प्रिपेयरिंग, द एग्जाम इज़ वेरी नियर, क्योंकि फेस्टिव सीजन भी है. ओके, आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.